हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट चल रहा है उसमें हम एक नया वीडियो जोड़ेंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे संप्रति युद्धाभ्यास जो कि भारत के का एक देश के साथ हुआ है। तो हम जानेंगे किस देश के साथ हुआ, क्या उद्देश्य है और कहाँ पर आयोजित किया गया। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें हॉरस। तो हॉरस क्या है ये भी हम समझेंगे, क्यों न्यूज़ में है ये। और चौथा पढ़ेंगे हम फ्रूट ट्रेन। तो फ्रूट ट्रेन जो है वो स्टार्ट की गई है भारत सरकार के द्वारा, किस मंत्रालय ने किया है, क्या उद्देश्य है और किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में संचालित की जाएगी। और यह परियोजना पहली परियोजना है। तो इसे हम समझेंगे। इन चारों प्रकार की जो टॉपिक है इन टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी एग्ज़ाम में इंफॉर्मेशन आती है, इससे संबंधित सवाल आते हैं तो हमसे बन जाए। तो देखिए इसमें जो पहला है वह है भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल। तो क्या हुआ कि हाल ही में भारत सरकार की जो अंतरिक्ष विभाग के जो राज्य मंत्री हैं ने विकेंद्रीकृत योजना के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना सहायता पर राष्ट्रीय कार्यशाला मतलब नेशनल वर्कशॉप ऑन स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जिसका एक्रोनिम्स बनेगा SISDP का उद्घाटन किया है। तो इसे किस मंत्रालय ने किया है? इसे भारत सरकार के अंतरिक्ष मंत्रालय ने किया है जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो जब इसको लॉन्च किया गया तो लॉन्च इसको बेंगलुरु से किया गया। तो बेंगलुरु में भुवन पंचायत की जो V3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब इससे पहले दो पोर्टल और लॉन्च किए जा चुके हैं, किए जा चुके हैं। इसी क्रम में यह तीसरा पोर्टल है। मतलब और भी इसमें बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं। तो ये जो वेब पोर्टल है वो क्या है ये? तो देखिए ये जो वेब पोर्टल है इसको आप जब गूगल करेंगे तो आपको भी ये जो वेब पोर्टल दिखाई देगा। तो इसे इसरो ने जब लॉन्च किया तो क्या हुआ कि इसरो ने सरकारी परियोजनाओं से बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए भुवन पंचायत वेब पोर्टल का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से पहली बार पूरे देश के लिए लगभग 1:1000 रेशो के पैमाने पर आधारित एक विषयगत डेटाबेस उपलब्ध होगा। इस डेटाबेस को एकीकृत उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। यह परियोजना कम से कम 2 साल तक चलेगी। इस परियोजना के तहत इसरो ग्राम पंचायत सदस्यों और हितधारकों के साथ मिलकर उनकी डेटा आवश्यकताओं को समझेगा। यह पोर्टल पंचायत सदस्यों एवं उन अन्य लोगों के लिए लाभ के लिए डेटा प्रदान करेगा जो विजुअलाइजेशन एवं सेवाओं के लिए सहायता प्रदान करना चाहते हैं। यह परियोजना पंचायती राज मंत्रालय की जो ग्राम पंचायत विकास योजना है प्रक्रिया में सहायता देने के लिए स्थान जो भू स्थानिक सेवाएं हैं उसको भी प्रदान करेगा। यह पोर्टल उपयोग उपयोग मुख्य रूप से पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम पंचायतों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के लिए मदद करेगा। तो ये इस पूरे जो भुवन पंचायत संस्करण 3.0 है ये उसके कह सकते हैं कि तथ्य है जिसके माध्यम से ये सारी जो सुविधाएं हैं उसको प्रदान किया जाएगा और डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपकी जो पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना के लिए समर्थन। तो मतलब क्या है कि सपोर्ट फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एट पंचायत लेवल तो SISDP। तो देखिए जब आपको पता होगा कि जो वर्तमान की सरकार है उसकी एक योजना है टॉप बॉटम टू टॉप, मतलब कार्य प्रणाली जो है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। सबको एक ऐसी मतलब पावर प्रोवाइड करानी जानी चाहिए कि जो सब अपने आधार पर इंडिपेंडेंट होकर के कार्य कर सके। मतलब नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक जो काम है जैसे कि पंचायत लेवल से लेकर के केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है उससे किस प्रकार से कम्युनिकेशन किया जाए। सरकार की एक परियोजना रही है, सरकार का ये उद्देश्य रहा है जिसे गुड गवर्नेंस सरकार ने नाम दिया है। तो उसी के लिए सारा कार्य ये जो सारी की सारी तकनीक लेकर के सारी जो व्यवस्थाएं लेकर के आई जाती है उसका उद्देश्य होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि SISDP जो है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पावर्स की बात करता है और फिर बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात करता है। ये इसी में क्या होगा तो इसमें जो बॉटम टू टॉप अप्रोच की बात कही गई है इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है, फिर ब्लॉक पंचायत होता है, फिर ग्राम पंचायत या फिर ULB होता है। तो ये इसका लेवल रखा गया है जिसे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहा गया है। इसमें क्या क्या चीज़ों को लिया गया है तो देखिए इसमें जब अब बात करते हैं तो
एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ एट ग्रास रूट लेवल, ये इसका हमेशा से उद्देश्य रहा है कि मतलब हमें एम्पावर करना है तो किसको करना है, तो एम्पावर हमें जो ग्रास रूट के लेवल के जो सोर्सेस हैं, मतलब जो यहाँ पर संसाधन है उसको यहाँ पर मजबूत करना और संसाधन प्रोवाइड करा करके। तो ग्रास रूट के लेवल के कम्युनिटीज़ के लिए क्या करना है, तो ग्रास रूट कौन है, तो ये समझने वाली बात थी। तो देखिए ग्रास रूट हमेशा से जो पंचायत होता है वो होता है, तो उसको किस प्रकार से और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करानी है ताकि वह और ग्रोथ कर सके, और जब वो इंक्लूसिव ग्रोथ करेगा तो अल्टीमेटली वो देश की इकोनॉमी में ही सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जियो स्पेशल डाटा, इसमें क्या होगा, सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ किया जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो लैंड की है, ड्रेनेज सिस्टम है, और स्लोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है और इन सारी चीज़ों के डेटा को कलेक्ट करके बताना है कि किस प्रकार से उस जगह को और विकसित किया जा सके। फिर सेंसस 2011 की जो डेटा थी उसको यूज़ करना है, तो उसके माध्यम से पॉपुलेशन क्या था, इसके बाद मार्जिनल वर्कर्स कितने थे, वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या थी, वहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई थी, हाउसिंग की जो कंडीशन थी वो क्या थी, ये सारी डेटा का इस्तेमाल करके फिर वहाँ पे जो भी सुविधाओं की कमी है उसको और अच्छा करना है। फिर क्लाइमेट डेटा, आईएमडी जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है वह वहाँ पे जो क्लाइमेट की जो कंडीशन है, क्या गर्मी है, क्या सर्दी है, क्या बरसात है, क्या बैरन लैंड है, इन सारी चीज़ों को डेटा को एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके वहाँ पे और सुधार की गुंजाइश को बताता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो एसेट इन्वेंट्री है उसमें आप देखेंगे कि जो भी सिस्टम है, मतलब यहाँ पर सिविक एसेट है, गवर्नेंस है, और फिर इसके बाद प्रोडक्शन एसेट है, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करना है, उनके डेटा को जानना है और उसके बाद वहाँ पे और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे जियो पोर्टल, इसमें क्या जियो विजुलाइजेशन क्या है, फिर एरिया जो प्रोपोर्शन रिपोर्ट है, फिर एसेट मैपिंग है, और फिर एक्टिविटी प्लानिंग है, मतलब उसकी जो जितनी भी हिली टेरेन एरिया है या फिर बैरन लैंड है या फिर वैली है या फिर प्लेन है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन करना है और अध्ययन करके फिर से वहाँ पे अच्छी जानकारी उपलब्ध कराना है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मतलब यहाँ पर फाइनली ये सारी चीज़ों करने के बाद क्या है कि एग्जीक्यूट कैसे करना है और वर्किंग लेवल पे कर किस उसकी वर्किंग लेवल क्या रहेगी। तो वर्किंग लेवल में यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट वर्कशॉप रहेंगे, यहाँ पर फिर ब्लॉक वर्कशॉप रहेंगे, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो रीजनल वर्कशॉप रहेंगे, फिर स्टेट वर्कशॉप रहेंगे। तो इस तरीके से इस आधार पर इन सारी चीज़ों को विकसित करना है और लास्ट में एग्जीक्यूट करना है। तो ये पूरा इसका उद्देश्य है, ये पूरा इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे इसरो ने विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए उपग्रह से प्राप्त डेटा के आधार पर बुनियादी योजनाओं इनपुट के साथ जमीनी स्तर पर पंचायत जो है ग्राम की मदद करने के लिए SISDP परियोजना शुरू करी है। इस परियोजना में हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के जो प्रमुख भूमिका इसमें निभाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो के जो प्रमुख केंद्रों में से एक है, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो कार्य है वो इसरो के द्वारा ही किया जा रहा माना जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि वर्तमान में इसरो कितने उच्च स्तर के टेक्नोलॉजी का मदद कर रहा है और क्या सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सफलता के गुंजाइश को और अधिक कह सकते हैं प्रगाढ़ कर देता है। तो SISDP परियोजना का जो चरण फर्स्ट था वह 2016-17 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। फिर जो चरण फर्स्ट था उसके अनुभव के आधार पर ही DP जो अब इसको अपडेट करना प्रारंभ किया गया था। उसी कड़ी में ये तीसरा जो उसका अपडेशन है वो किया गया है 2020 में। इस परियोजना के तहत तैयार किए गए जियो डेटाबेस उत्पादों और सेवाओं का जो भुवन जियो पोर्टल के माध्यम से प्रसार किया जा सकेगा। इससे ग्राम पंचायत सदस्यों और अन्य हितधारकों के लाभ के लिए डेटाबेस विजुलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स आदि हेतु विकसित जो जियो पोर्टल है का उपयोग करने में आसानी होगी। मतलब ये सारे डेटा जो हैं कलेक्ट किए गए हैं अपडेट करने के साथ साथ उसमें डाले जाएंगे ताकि जब भी इसका उपयोग करेगा कोई भी व्यक्ति तो उसको और भी अच्छे से अपडेटेड डेटा मिल सके, मतलब इन्फॉर्मेशन मिल सके और वह उस जगह को और भी अच्छा करने के लिए आसानी से कार्य कर सके। इसका एप्लीकेशन जैसे कैसे किया जा सकता है, जैसे कोई एक किसान है, वह किसान अपनी भूमि का डेटा 1 साल पहले था, क्या था, किस प्रकार से उसने अपनी भूमि पर उत्पाद किए थे, उसको जानकारी नहीं है, लेकिन वह पता करना चाहता है कि 10 साल पहले क्या थी उस वहाँ पे। यदि उसने डाटा दिया होगा तो वह उस डाटा का इस्तेमाल कर सकेगा और उसके आधार पर एनालिसिस करके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जा कर के या वेब पोर्टल का इस्तेमाल करके वह डेटा लेगा और उस डेटा की मदद से उसमें क्या सुधार करनी चाहिए, किस प्रकार के फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर कर सकेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन हो सकता है इस प्रकार से। चलिए
अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा हमारा जो बिंदु है यहाँ पर संप्रीति 2020। तो देखिए संप्रीति 2020 क्या हुआ कि 3 से लेकर के 16 फरवरी 2020 तक भारत की जो सेना है, इस भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में एक अभ्यास होगा, सैन्य अभ्यास होगा, जो कि भारत के उमरेई मेघालय में स्थित है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा और ये दोनों देशों की जो सैन्य अभ्यास है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रैक्टिस है। इसके बारे में मैं कई प्रकार से पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है इसका उद्देश्य। तो देखिए इसका उद्देश्य जो होता है कि भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच व्यापक स्तर पर अंतर संचालन और सहयोग को बढ़ावा मिले, ये इसका उद्देश्य है। तो यदि हम बात करें इसके मुख्य बिंदुओं में, तो इसका मुख्य बिंदु क्या होता है कि यह दोनों देशों के बीच 9वां अभ्यास संस्करण है। मतलब यह अभ्यास 2009 में प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर के अभी तक यह चल रहा है। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन क्रमशः बांग्लादेश और भारत में किया जाता है। मतलब एक वर्ष इसको बांग्लादेश में आयोजित किया जाता है, दूसरे वर्ष इसको यहाँ पर भारत में आयोजित किया जाता है। तो इस बार का जो आयोजन है वो भारत में हो रहा है। इसका मकसद दोनों पड़ोसी देशों की जो सेनाएं हैं के मध्य मतलब सकारात्मक संबंध स्थापित करना है। यह दोनों देशों के जो आपसी साझेदारी, मजबूत सैन्य विश्वास और रणनीति सहयोग को सुनिश्चित करता है। ये इन दोनों देशों का उद्देश्य होता है। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पर उमरोई है और कहाँ पर ये मेघालय है, जहाँ पर इन दोनों देशों के बीच में जो अभ्यास होगा वह आयोजित किया जाएगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं हॉरस। तो देखिए हाल ही में मिस्र के पुरावेश मंत्रालय ने मिन्या गवर्नोरेट में एक पुरातात्विक स्थल पर प्राचीन महायाजकों की समाधि और आकाश देवता हॉरस को समर्पित पत्थरों में निर्मित एक कब्र की खोज की है, जिसे आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार के यहाँ पर कब्रों की खोज की गई है। तो ये मुख्य बिंदु क्या है इसके, तो देखिए इस खुदाई में 16 समाधियों सहित पत्थरों से निर्मित 20 कब्रें मिली हैं। 16 समाधियों से सहित यहाँ पर 20 कब्रें मिली हैं। तो अल घोरिफा पुरातत्व जो कि काहिरा के दक्षिण में 300 किलोमीटर दूर स्थित है, पर कब्रों के बारे में चित्रलिपि में उत्कीर्ण किया गया। मतलब उसके बारे में जानकारी यहाँ पर जो शोध में प्राप्त हुई है। तो साझा कब्रों की अगर हम बात करें, देखिए साझा कब्रें देवता जेहुत्य के महायाजकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों को समर्पित थी, जो कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात है। ये वरिष्ठ अधिकारी 15वें नोम, जो कि प्राचीन मिस्र के 36 जो प्रांतीय डिवीज़नों में से एक था, से संबंधित थे। ये प्रांतीय डिवीज़न एक गवर्नर द्वारा शासित था। पत्थरों में बनी कब्र स्कॉर्पी, मतलब यहाँ पर देखेंगे आप, जिसकी आइसिस और ओरिसिस के पुत्र होरस को समर्पित है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो ये है कि जो ये भी कब्रें बनी हुई हैं, ये कब्रें आइसिस और ओसिरिस की जो पुत्र थे होरस, उसको सारी की सारी कब्रें समर्पित थी। तथा इनके पंखों को फैलाते हुए देवी नट की मूर्ति भी मिली हुई है यहाँ पर। मिस्र के पुरावेश मंत्रालय ने लगभग 10,000 नीली और हरी उशाक्ति, जिसे मूर्ति कहा जाता है, एवं 700 ताबीजों की भी खोज की है, जिनमें कुछ शुद्ध सोने के बनी हुई हैं, जिनमें से कुछ मूर्तियां दुपट्टे की तरह परिधान धारण किए हुए हैं और कुछ मूर्तियों में सांप छत्र को भी दर्शाया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी यह होरस से संबंधित थी। अब हम इसमें चौथा जो टॉपिक है हमारा अंतिम इस वीडियो का, हम देखेंगे फ्रूट ट्रेन। तो एक फ्रूट ट्रेन एक नई परियोजना स्टार्ट की गई है, जो कि भारत की पहली फ्रूट ट्रेन परियोजना है। यह भारत के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के बीच में स्थापित किया गया है। ये 2 जगहों के बीच में चलेगी। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो देखिए इस ट्रेन में वातानुकूलित कंटेनर का उपयोग किया जाएगा। फलों से लदी इस ट्रेन को आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है के लिए रवाना किया जाएगा, जहां से फलों की खेप को ईरान भेजा जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आंध्र प्रदेश से मुंबई लाया जाएगा, मुंबई मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लेकर के आया जाएगा, और वहाँ से जो जितने भी फ्रूट है उसको कंटेनर में डाला जाएगा और उस कंटेनर को यहाँ से भेजा जाएगा ईरान। मतलब ये एक एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ये। फिर इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि रोडवे से इसे भेजा जाता था,
और अब तक 150 ट्रकों एवं कंटेनरों की मदद से सड़क के माध्यम से 900 किलोमीटर से अधिक दूर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जहां था वहां भेजा जाता था। इससे क्या होता था कि तापमान नियंत्रण कंटेनरों को जहाज़ों पर इसमें लादा जा सकेगा, जो कि मदद होगा। अब क्या होगा कि सारे के सारे कंटेनर ही उस पर ट्रेन पे लादे जाएंगे और उस कंटेनर को ही वहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा जहाज़ पर, तो जिससे बहुत सारा मदद मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की। तो देखिए, नवी मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पूर्व में नावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। मतलब इसका प्राचीन नाम नावा शेवा बंदरगाह था, जो कि वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट रखा गया है। यह भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट है, जो कि भारत में सभी प्रमुख पोर्ट्स पर का जो 55% कंटेनर कार्गो है संचालित करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो कंटेनर्स आते हैं वो नावा शेवा पोर्ट पर ही आते हैं। इसकी शुरुआत 26 मई 1989 को हुई थी। सरकार ने आंध्र प्रदेश से 30,000 मीट्रिक टन फलों के निर्यात का जो लक्ष्य रखा था और स्थानीय किसानों के साथ मिलकर के उत्पादकता बढ़ाने, उपज की गुणवत्ता, उपज का रखरखाव और पैकेजिंग तथा किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 6 प्रमुख कारपोरेट कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि उद्देश्य है भारत सरकार का कि 2022 तक किसानों का जो आय है उसको दोगुना करना। उसी क्रम में ये कार्य किया जा रहा है बाकायदा। इन कंटेनरों से केले का निर्यात है, जिसे हैप्पी बनानास कहा जाता है, ब्रांड नाम से विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में फूटलूर क्षेत्र और कडप्पा जिले के जो पुलिवेंदुला क्षेत्र के किसान जो कि कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ग्रीन कैवेंडिश केले का निर्यात कर रहे हैं इसके माध्यम से। अब हम देखेंगे कि ग्रीन कैवेंडिश जो केले हैं वो क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम मूसा एक्यूमिनाटा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मूसा एक्यूमिनाटा इसका वैज्ञानिक नाम है। विश्व में कैवेंडिश केले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। घरों में पीले रंग के जो केले आते हैं वे इसी प्रजाति के होते हैं। कुछ वर्ष पहले पनामा डिजीज़ नामक बीमारी ने कैवेंडिश केलों के उत्पादन को प्रभावित किया था। इसी वजह से क्या हुआ था कि इसी बीमारी की वजह से 1950 में बिग माइक नामक केले की प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। यह बीमारी जो होता है पेड़ की जड़ों को की जो जड़ें उसको हमला कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। तो जो बीमारी है उसका भी नाम आपको याद रखना है। बीमारी का नाम है यहाँ पर देखेंगे आप तो पनामा डिजीज़। तो पनामा डिजीज़ हो जाता है केलों में, तो ये इसका नाम आपको याद रखना है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है मूसा एक्यूमिनाटा, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में लेकर के आया हूँ मैं कि जो ये वीडियो कंप्लीट होगा इसमें मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उस टॉपिक से संबंधित एक एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं सारे सवाल मतलब करने के बाद आपको 5 सेकंड का पॉज रहेगा, फिर आपको सारे जवाब देने हैं और इस सारे सवालों के जवाब मैं फिर से बाद में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए, इसी क्रम में जो पहला सवाल है वह ये है कि भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है या लॉन्च किया गया है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि संप्रीति 2020 युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ प्रारंभ किया है और यह भारत के किस जगह पर आयोजित किया गया? तीसरा सवाल है यहाँ पर कि हॉरस के में जो पत्थर के जो कब्र मिले हैं वह किससे संबंधित है? तो ये आपको बताना है। और तीसरा है फ्रूट ट्रेन भारत में किन 2 जगहों या 2 स्टेशनों के बीच में प्रारंभ की गई है? ये आपको जवाब देने हैं। इन सारे सवालों के जवाब आप दीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि इनके जवाब आपको पता होगा। और दोस्तों इसी वीडियो के में प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे तक आपको एक वीडियो मिल जाती है, शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद पहुंचा रही होगी। सो थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।